नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और कुशलतापूर्वक होंगे। साथियों, अपनी चर्चा के दौरान हमने अपनी अंतिम कक्षा में कारक के विषय को प्रारंभ किया था और अपनी अंतिम कक्षाओं में हमने कारक से संबंधित कुछ जानकारियां और उसके दो महत्वपूर्ण भेदों कर्ता कारक और कर्म कारक पे अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था। आज की अपनी चर्चा को हम उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कारक के एक अन्य महत्वपूर्ण और तीसरे भेद करण कारक से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है करण कारक। ठीक है, तो साथियों, करण कारक का जो परिभाषा होती है वाक्य में, जो इसको हम लोग पहचानते हैं, तो परिभाषा के रूप में हम इसको लिखते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त माध्यम जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करे। ठीक है ना। मतलब जब हम वाक्य की चर्चा करते हैं तो वाक्य में जिस माध्यम का प्रयोग करके किसी कार्य को किया जाता है, यानी किसी कार्य को करने का जो माध्यम होगा, उस माध्यम से संबंधित पद जो होगा, उस पद में हमारा करण कारक होगा। ठीक है ना। कार्य करे कॉमा लगा करके उस पद में करण कारक होता है। उस पद में करण कारक होता है। ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया था, कारकों को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनकी विभक्ति और चिन्ह। ठीक। और आगे अपनी चर्चा में हम जानेंगे कि जब कभी विभक्ति और चिन्ह नहीं होता तो भाव के आधार पे, वाक्य के अर्थ के आधार पे हम कैसे कारकों की पहचान करते हैं। ठीक है। तो इसका जो चिन्ह होता है, साथियों, हम लोग चर्चा कर चुके थे कि इसका चिन्ह जो होता है से अथवा के द्वारा होता है। ठीक। अब यहां पर भी हम ध्यान रखेंगे, हमने अपनी पहली क्लास में चर्चा के दौरान चर्चा की थी कि एक से अधिक कारकों की जो विभक्ति होती है वो समान हो सकती है। वहीं पे हमने देखा था कि करण कारक की विभक्ति भी से थी और अपादान कारक की विभक्ति भी से थी। तो यहां पर ये से जो मिलेगा, हमने वहां पे अपनी चर्चा में आपको बताया था, एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर से जो मिलेगा वो जो अर्थ देगा वो साथ अथवा पास का अर्थ देगा। साथ अथवा पास का अर्थ देगा, यानी माध्यम जो होगा वो आपके साथ होगा, पास में होगा। ये अर्थ आपको प्रधान अगर भाव में मिलता है से के साथ, तो दिए गए वाक्य में प्रयुक्त पद में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ठीक है साथियों। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। उदाहरण,
उदाहरण इसका क्या कहता है? उदाहरण इसका कहता है जैसे राम बस से विद्यालय जाता है। राम बस से विद्यालय जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, संबंधित पद की बात करें, तो यहां पर देखिए क्रिया क्या है? क्रिया है जाना, क्रिया है जाना, और जाने का माध्यम हमने क्या किया कि जो माध्यम प्रयुक्त होगा क्रिया को करने का, माध्यम प्रयुक्त होगा क्रिया को करने का, तो यहां पर जाने की क्रिया के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? माध्यम है बस। माध्यम क्या है? बस। तो इस बस में आपका कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। माध्यम के लिए इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। ठीक, तो बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं, क्रिया कर रहे हैं, बच्चे क्रिया कर रहे हैं, लेकिन खेलने का माध्यम क्या है? माध्यम है फुटबॉल। माध्यम क्या है? फुटबॉल। तो इस फुटबॉल में भी कौन सा कारक हो जाएगा भैया? कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कारक हो जाएगा। या दूसरे तरीके से आप पहचान सकते हैं, तो कैसे पहचान सकते हैं कि यहां पे हमने बताया था चिन्ह, तो ये देखिए से चिन्ह है, से चिन्ह है, और से चिन्ह का प्रयोग जिसके साथ होता है उससे पूर्ववर्ती पद, उससे पूर्ववर्ती पद में उस चिन्ह से संबंधित कारक होता है। तो से चिन्ह जो है माध्यम के रूप में है, तो ये चिन्ह हो गया कर्ण कारक का, और इससे पूर्ववर्ती पद जो हो गया फुटबॉल और बस। ठीक है, इन दोनों पदों में कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसका ये सामान्य सा हो गया नियम। अब कुछ ऐसे आपके पास परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कारकों का प्रयोग प्रायः लुप्त होता है। तो ऐसे वाक्यों में, या कभी कभी वाक्य आपके सामने दे देता है, वाक्य आपके सामने दे देता है जहां एक से अधिक कारकों का प्रयोग होता है, और उसमें अर्थ के आधार पे या उस वाक्य का जो भाव मिल रहा होता है, उस भाव के आधार पे आपसे पूछ लेता है कि दिए गए पद में कौन सा कारक होगा। तो वहां पर कारकों की पहचान हम कैसे करेंगे? आइए उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं, उस पर अपनी चर्चा को करते हैं। करण कारक से संबंधित महत्वपूर्ण पद। पहला पद जो हम देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वो लिख लीजिए विकलांगता की स्थिति को दर्शाने वाले वाक्यों में प्रायः करण कारक होता है। करण कारक होता है, यानी ऐसे वाक्य जो जिसमें क्या हो, विकलांगता की स्थिति हो। विकलांगता की स्थिति का मतलब हो गया जैसे कोई अंधा है, जैसे कोई लंगड़ा है, लूला है, बहरा है। ठीक है, शारीरिक रूप से जो अक्षम है, यदि ऐसा वाक्यों में भाव प्राप्त होता है तो ऐसे वाक्य प्रायः किस कारक के अंतर्गत जाएंगे? ऐसे वाक्य आपके करण कारक के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे
वह बहरा है, ठीक है ना, वह बहरा है। जैसे वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है। अब देखिए इन वाक्य में कहीं पर भी आपका चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। और वाक्य आपको पेपर में दे देता और पूछता इसमें कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो एक दृष्टि से आप तो उसको चिन्ह के आधार पर यदि आप पहचानना चाह रहे हैं तो आपको पहचानने में समस्या आ ही जाएगी कि चिन्ह के आधार पर इसको पहचानना संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन बिंदुओं के माध्यम से, इन इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। अच्छा, कुछ समझदार लोग होते हैं पेपर में जो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो देखिए अर्थ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से तो वो चीज सही हो जाएगी, लेकिन यदि हिंदी के दूसरे टॉपिक्स के संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे तो वो वहां पर गलत के रूप में प्रयोग हो जाएगा, यानी वाक्य जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा वाक्य शुद्धि में। जैसे देखिए कुछ लोग कैसे देखते हैं इसको, जैसे मैंने बोला वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है, तो अर्थ प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं वह पैर से लंगड़ा है। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वह पैर से लंगड़ा है। और यहां वो क्या दिखाते हैं, यहां वो ये दिखाते हैं कि देखिए यहां से चिन्ह का प्रयोग हो गया, से का प्रयोग हो गया, और से का प्रयोग जो होता है वो करण कारक में होता है, इस कारण यहां पर करण कारक हो जाएगा। ठीक, मान ली एक मान लीजिए हम एक बार के लिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन साथियों विकल्प में यदि करण के साथ अपादान आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्योंकि अपादान का चिन्ह भी से होता है, तो वहां तो आप इस चीज से फंस जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन को, अच्छा एक चीज तो ये हो गई कि अब यहां पर आपके सामने दो आ गए, भाई करण दिया हुआ है तब तो आपका आंसर ठीक है, एक बार के लिए निकल गया, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में हिट एंड ट्रायल चीज बोलते हैं कि हमने कोई चीज प्रयास की, ट्राई किया और वो हिट हो गई और उससे हमें आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन यदि दो विकल्प दिए हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी उत्तर को प्राप्त करने में। अच्छा, अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो देखिए कोई चीज जब आप लगातार प्रोसेस में करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं संचित होती है, ठीक है। तो अब अगर वह लंगड़ा है की जगह आप वाक्य को बार बार पढ़ रहे हैं, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो ये माइंड में आपके चला जाएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, अगर यही प्रश्न आपका वाक्य शुद्धि में आ गया और वहां लिख करके आ गया वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो एक बार के लिए यदि हम चर्चा करें, एक बार की यदि बात करें, तो जो भी चीज हम सुनते हैं, देखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, वो चीज हमको क्या लगती है कि वाक्य में प्रायः ऐसा लगता है कि वो चीज सही है। अगर आप इस वाक्य को बार बार बोल रहे हैं तो ये आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा कि हाँ ठीक है यही वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन वाक्य शुद्धि की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यहां पर ये पैर से का जो है ये पद की कोई जरूरत ही नहीं है, ये पदाधिक्य है। अगर हम इसको नहीं भी लिखें और सिर्फ इतनी चीज लिख दें वह लंगड़ा है तो भी हमारा भाव स्पष्ट है, क्योंकि जाहिर सी है लंगड़ा शब्द जो होता है, आप हमें बताएं लंगड़ा शब्द पैर को ही प्रदर्शित करता है। क्या कोई हाथ से लंगड़ा हो सकता है? क्या कोई कान से लंगड़ा हो सकता है? ठीक है, कोई कान से, कोई आंख से लंगड़ा हो सकता है? नहीं। लंगड़ा का मतलब ही है उसके पैर में किसी प्रकार की समस्या है, या उसके एक पैर में, ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है, विकलांगता है,
उसकी पैर में ठीक प्रकार से कार्य करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अगर यहां पे लंगड़ा शब्द लिखा है तो यहां पर आपको पैर से लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर वहां पे वाक्य आ जाता है वह पैर से लंगड़ा है, तो वाक्य शुद्धि की दृष्टि से, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से ये वाक्य जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा, 100% अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है। समझ पा रहे हैं? तो इस पॉइंट को ही हम अपनी मेमोरी में एक नोट्स के रूप में संचित कर लेंगे कि यदि विकलांगता की स्थिति किसी वाक्य में हमें प्राप्त होती है तो वाक्य में भले ही कितने कारक प्रयोग हो रहे हो, उस वाक्य में अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर हमारा करण कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट पे अपनी चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है विवशता प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में, करने वाले वाक्यों में प्रायः करण कारक पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन हुई विकलांगता की, और दूसरी कारण जो ही आपको एक शब्द याद रखना है, विवशता। विवशता, विवशता का मतलब हो गया किसी कार्य को करने में कठिनाई। ठीक है, कार्य करने में सक्षम नहीं, यानी कहीं पर यदि विवशता की स्थिति वाक्य में प्रदर्शित होती है तो ऐसे वाक्यों में भी आपका जो कारक होता है वो करण कारक होता है, सामान्य रूप से करण कारक पाया जाता है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं बहुत तेज नहीं चल सकता। जैसे राधा खाना नहीं बना सकती। ठीक है, ये वाक्य हमारे सामने कुछ हैं। ठीक है, जो तीनों कैसी परिस्थिति को, हमारी ये तीनों हमारी विवशता को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको? विवशता को प्रदर्शित कर रहे हैं, विवशता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस कारण से इसमें करण कारक हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, यानी एक पॉइंट आपके पास आ गया विकलांगता का, एक पॉइंट आ गया आपके पास विवशता का, एक पॉइंट आ गया आपके पास विवशता का। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा अगला पॉइंट है कि बिना अथवा के साथ, ये दो शब्द भी याद रखेंगे। यदि किसी वाक्य में के बिना और के साथ शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, कॉमा लगा कर लिखिए, तो ऐसे वाक्यों में प्रायः
तो ऐसे वाक्यों में प्रायः करण कारक होता है। करण कारक होता है, ठीक है ना। जैसे सीता राम के साथ वन गई। जैसे एक भजन के रूप में हम लोग अक्सर सुनते हैं, राधा के बिना श्याम आधा। सिर्फ इतना वाक्य आपको दे दे, राधा के बिना श्याम आधा, ठीक है, राधा के बिना श्याम आधा। तो यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, ये के बिना और ये के साथ आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। के बिना और के साथ यदि का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, पद का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, तो ऐसे पदों में प्रायः करण कारक का प्रयोग माना जाता है, करण कारक का प्रयोग माना जाता है, ठीक है साथियों। तो ये चिन्ह के अतिरिक्त करण कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिसके आधार पर हम वाक्य में क्या करण कारक की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, करण कारक की पहचान करते हैं। आइए अपने अगले कारक पे हम लोग चर्चा करते हैं। कारक का हमारा अगला महत्वपूर्ण भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो सबसे पहले तो इसको चिन्ह को देख लेते हैं हम लोग, सामान्य सी बात। तो यदि किसी वाक्य में किसका के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, यदि किसी वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, या कहीं कहीं को चिन्ह का प्रयोग भी होता है, इसको आप महत्वपूर्ण कर लेंगे। सामान्यतः किताबों में इसका प्रयोग नहीं दिया होता है, हम लोग सीधे देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, और इतने में इति हो जाती है, और यहीं से किताबों में क्या होता है, कारक के चैप्टर को भी समाप्त कर देते हैं, ठीक। परंतु हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां किसी पद के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है, और को चिन्ह का प्रयोग होने के बावजूद उस वाक्य में संबंधित पद में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। वो कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, उस पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं इसके चिन्ह क्या होते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए और को। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है साथियों, परिभाषा, इसकी परिभाषा कहती है किसी वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसके लिए कार्य करता है, कौमा उस पद में कौमा उस पद में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा, कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा
उस वाक्य में प्रयुक्त उस संबंधित पद में कौन सा संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण, जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहां पे देखिए ये के लिए का वाक्य प्रयुक्त हुआ, के लिए। तो के लिए का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? स्वास्थ्य के लिए। तो ये स्वास्थ्य पद जो होगा यहां कौन सा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, एक तो सामान्य सा ये हो गया कि के लिए का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग जिस पद के साथ होगा उस पद में आपका संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये को चिन्ह का प्रयोग यदि होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, को चिन्ह का प्रयोग यदि होता है तो हम जानते हैं को चिन्ह का प्रयोग किसके साथ होता है? एक तो कर्म के साथ भी होता है और यहां मैंने लिखा संप्रदान के साथ होता है। तो अब पहचानने की जो स्थिति बनेगी, पहचानने की जो स्थिति बनेगी वो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर देखिए, यहां पर जब संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक या दूसरे शब्दों में कहें किसी वाक्य में को का प्रयोग होगा तो किस परिस्थिति में संप्रदान कारक होगा? तो आप लोग लिख लीजिए, यदि वाक्य में दान, भेंट या उपहार, दान, भेंट या उपहार देने का भाव आए। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बंध हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। पेपर में जब कारक से संबंधित अच्छे क्वेश्चनों की चर्चा होती है, अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग अपनी क्वेश्चन को रखते हैं एग्जामिनर, तो वहां पर ऐसे पॉइंट्स से संबंधित क्वेश्चनों को रखा जाता है। ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जो परीक्षार्थी है उसको क्या इस बिंदु की जानकारी है कि नहीं है, या सामान्य रूप से उसने इतनी चर्चा कर रखी है कि को चिन्ह जो होता है वो कर्म कारक का होता है और देख करके वो वाक्य में को चिन्ह लगा देता है। ठीक, तो यदि वाक्य में, अब देखिए मैं पद की बात नहीं कर रहा हूं, पद में तो जो पूछा जाएगा सो पूछा ही जाएगा। यदि वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर उस वाक्य में संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर कौन सा मिलता है? दान का, भेंट का, उपहार का या दक्षिणा का दान ही हो जाएगा वो, इसका भाव प्राप्त हो। जैसे एक उदाहरण पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, यही एक बिंदु है जिसको लेकर के अभी जो हाल ही में आपकी लेखपाल की बहुचर्चित परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें कारक का जो एक प्रश्न पूछा गया था वो सीधे सीधे इस बिंदु से पूछा गया था, सीधे सीधे इस बिंदु से पूछा गया था। ठीक है, उसी प्रश्न को लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मोहन ने हरि को रुपए दिए। ये क्वेश्चन आपका था, मोहन ने हरि को रुपए दिए, और यहां पर पूछा गया था कि पद में कौन सा कारक प्रयोग है, कौन सा कारक प्रयोग। देखिए साथियों, अगर हम चर्चा करें
इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देखें। तो यदि हम चिन्ह के अनुसार देखते हैं, तो यहां पर ये ने चिन्ह का प्रयोग भी हो रहा है और यहां को चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर यदि चिन्ह के अनुसार दे रहा होता, जैसा कि मेरा मानना है चिन्ह के अनुसार यदि दे रहा होता, तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसको पद रेखांकित करना चाहिए। अगर यहां पे इस पद को रेखांकित करता तो एक बार बात बन सकती थी। हालांकि क्वेश्चन सही तब भी ना होता, आंसर वो संप्रदान को ही लेता, लेकिन यदि रेखांकित करता तो संबंधित पद की चर्चा हो जाती। जैसे मोहन में चर्चा की तो अब ने चिन्ह का प्रयोग होने के कारण मोहन में कर्ता कारक हो जाता, ठीक है ना। और यहां पे हम देख लेते हैं को, लेकिन वहां पर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। जो पेपर में पूछा गया था वो सीधा पूछा गया था इसी तरीके से लेकर के, ठीक है ना। मोहन ने हरि को रुपए दिए। अब आपसे पूरे वाक्य में पूछा गया है, तो पूरे वाक्य में आपके पास दो चिन्ह हैं, तो एक चिन्ह के आधार पे तो आप निर्धारित कर नहीं सकते भाई, कर्ता का भी चिन्ह है और कर्म का भी चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा वो भाव के आधार पर निकलेगा। तो यहां पर रुपए देने की बात हो रही है, तो रुपए यदि दे रहा है तो वो उसको भेंट के संदर्भ में देगा, ठीक है, भेंट के संदर्भ में देगा। और यदि भेंट के संदर्भ में देगा तो यहां देखिए हमने लिख रखा है कि यदि भेंट का भाव प्राप्त होगा तो दिए गए पद में कौन सा संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना, पक्का। तो यहां पर इस कारण से ये जो प्रश्न हमारा दिया हुआ था, इस प्रश्न में हमारा संप्रदान कारक, और आयोग ने भी इसी को आंसर के रूप में माना है। कई किताबों में आप इस प्रश्न को देखेंगे तो कर्म कारक के रूप में दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ें तो उसकी गहराई तक जाकर के किसी चीज को पढ़ें। अब जिन हमारे साथियों ने, मित्रों ने कर्म कारक किताब का पढ़ा होगा तो उन्होंने कर्म कारक लगाया होगा, अब उसमें उनकी गलती नहीं है। अब गलती क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और हमने अपनी चर्चा जब भी की थी अपनी क्लास के दौरान, हमारे जो भाई बहन हैं उन सबसे हमने इस पॉइंट को बाकायदा नोट के माध्यम से उनको बताया था, और क्लास में चर्चा के दौरान भी मैंने कहा था कि इस पॉइंट को आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, और इसी बिंदु से क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि समाज जो हमारे बाजार में बहुत सी पुस्तकें विद्यमान हैं, लेकिन चुनाव आपको सही का करना है, ठीक है। आप मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लेता, मैं कहता हूं आप किसी भी ऑथेंटिक राइटर की बुक ले लें, ठीक है ना। आप जा करके चर्चा करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ, ये राइटर जो है हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है, इनकी विश्वसनीयता है, इनकी लेखनी जो है वो सशक्त है। तो उस राइटर की बुक लेकर के आप अध्ययन करें, क्योंकि होता क्या है कि बाद में आयोग संशोधन मांगता है, प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन मांगता है, तो वो ऑब्जेक्शन भी उन्हीं विश्वसनीय पुस्तकों के आधार पर अपने उत्तरों में संशोधन करता है, ठीक है। तो फिर से मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप कोई भी बुक पढ़ें तो कम से कम वो विश्वसनीय हो, ठीक है ना, किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक हो, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये मिला जो महत्वपूर्ण था, जिससे परीक्षा में प्रश्न आया है। दूसरा एक और पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। बहुत चर्चित एग्जाम्पल है जो कि भिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है।
तो अब यहां पर देखिए ये को चिन्ह है, को चिन्ह है, और राजा भिखारी को दे रहा है। तो वाक्य में देखिए, वाक्य में जो भाव मिलेगा वो मिलेगा दान का, भेंट का नहीं मिलेगा या उपहार का नहीं मिलेगा, भाव मिलेगा दान का, क्योंकि भिखारी राजा को क्या करेगा, दान देगा, दान देगा। तो जब दान का भाव मिलेगा तो ऐसे वाक्य में भी कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो उसी पे मैंने उसी से आपको समझाने का प्रयास किया। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदु की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक बिंदु और होता साथियों, रुचि और ईर्ष्या प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, रुचि और ईर्ष्या प्रकट करने वाले वाक्य, प्रायः ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से क्या हम अपनी रुचि को, इंटरेस्ट को या किसी से ईर्ष्या को, ज्वेलिस की भावना को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में भी साथियों क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है ना, संप्रदान कारक होता है। जैसे छोटे से एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, जैसे मुझे मीठा पसंद है। अब देखिए कहीं कोई चिन्ह नहीं है, कहीं कोई इस वाक्य में चिन्ह नहीं है, लेकिन वाक्य आपका पूछा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा हॉल में एकदम से सकपका जाते हैं कि इसका आंसर कैसे लगाया जाए, यहां तो चिन्ह का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो साथियों इसका आंसर मिलता है आपको इस बिंदु से कि किसी भी वाक्य में यदि रुचि और ईर्ष्या की भावना आती है, ठीक है ना, ईर्ष्या की भावना आती है, तो ऐसे वाक्यों में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहां से मिले, दो महत्वपूर्ण बिंदु मिले। एक, किस परिस्थिति में को चिन्ह का प्रयोग होने पर कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मिला कि जब वाक्य में चिन्ह का प्रयोग ना हो तो रुचि और ईर्ष्या को प्रकट करने वाला जो वाक्य होगा, रुचि और ईर्ष्या को प्रकट करने वाले वाक्यों में आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो दो कारक की चर्चा हो गई। आइए हम तीसरे कारक को देखते हैं। हमारा बहुत महत्वपूर्ण कारक है अपादान कारक। तो फिर से यहां पर सबसे पहले हम इसके चिन्ह पर चर्चा कर लेते हैं। इसका चिन्ह होता है से, और भाव प्रदर्शित करता है ये अलग होने का। ठीक है, अलग होने का भाव प्रदर्शित करेगा। ठीक, से का प्रयोग होगा। परिभाषा इसकी जो कहती है वो क्या कहती है, देखिए जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद से अलग होने का भाव
अलग होने का भाव प्राप्त होता है कॉमा लगा करके लिखिए, तो ऐसे पदों में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक का प्रयोग होता है। सामान्य सी चर्चा है, देखिए, यानी एक वाक्य है, कोई पद वाक्य में प्रयुक्त यदि किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम पद से अलग होने के भाव को प्रदर्शित करता है, अलग होने के भाव को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे पद में कौन सा कारक होता है? ऐसे पद में अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी सा एग्जांपल है, देख सकते हैं, कारक के आधार पे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, और ये एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये आपको क्रिया के टॉपिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है। जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। विषय को जब आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से मिलाते हैं तो आपका जो अध्ययन होता है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, ठीक है। चीजें आपकी जो होती है उन पे जो आपकी पकड़ होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है, ना कि आप जब विषयों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जांपल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी चर्चा अगर हम यहां कर रहे हैं तो ये किस रूप से दूसरे विषय में भी पूछा जाता है। और ये एकदम यही प्रश्न आपका वहां पर उठा के कई बार पूछा गया है। तो यदि दोनों टॉपिक्स को आप मिला पाएंगे तो आप अपने उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। इस प्रश्न की चर्चा मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब मैं क्रिया करूंगा तो वहां पर भी आपकी चर्चा करूंगा। पूछता है अक्सर कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसका प्रयोग डाल देता है अक्सर, तो इसको हम लोग सकर्मक क्रिया का प्रयोग के रूप में सामान्यतः चर्चा जो करते हैं लड़के देख लेते हैं सकर्मक क्रिया का प्रयोग, लेकिन यहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग वाक्य में नहीं है, ठीक है ना। ये वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का है, अकर्मक क्रिया का है, ठीक है ना। चलिए अब चर्चा करते हैं, जो हमारी अभी कारक की जो चर्चा है, जिस बिंदु से हम जुड़े हुए हैं उसी बिंदु से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए अब यहां पर गिरने की क्रिया कौन किसकी हो रही है? पत्ते की हो रही है, पत्ते की हो रही है। और कहां से गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है, ठीक। तो एक चीज तो हो गई, यहां पे से का चिन्ह है। अब भाव क्या मिल रहा है? वृक्ष से पत्ता जो है वो क्या हो रहा है? साथ में कि अलग हो रहा है? पत्ता जो है वो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। और हो किससे रहा है? वृक्ष, जो कि एक संज्ञा पद है, जो कि क्या पद है? संज्ञा पद है। तो ये वृक्ष जो होगा, से चिन्ह का प्रयोग यहां पे हुआ है, तो इस वृक्ष पद में कौन सा कारक हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक। ये क्रिया हो जाएगी, और क्रिया को करने वाला पद, क्रिया क्या हो रही है? पत्ता। क्रिया क्या हो रही है? कौन गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। ये पद हो जाएगा कर्ता पद, कर्ता पद। यानी यहां पे कर्म जो है वो क्या हुआ? अनुपस्थित हो गया। तो क्रिया कैसी हो गई? क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। एक इसका पॉइंट हो गया। दूसरा, उन उदाहरणों के माध्यम से मैं चर्चा कर रहा हूं जो पेपरों में लगातार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। हम आपको वो चीज देने का प्रयास कर रहे हैं
कि जो सीधे सीधे पेपर में आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन कम चीजों में ऐसी चीज आपको दी जाए जो सीधे सीधे पेपर में आपसे पूछी जाए, जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो, उनके माध्यम से हम चर्चा करते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है और पुलिस की भी कांस्टेबल एसआई परीक्षा में प्रश्न को कई बार उसने अपने प्रश्न पत्र में स्थान दिया है। ठीक है, सीधे सीधे पूछता है हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है, आपको सीधे सीधे याद रखना है। कौन सा कारक है इसमें? अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है, कुछ बिंदु हमारे अपादान कारक से संबंधित है, चिन्ह के अलावा उनको कैसे हम देखते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अपादान कारक से संबंधित जो बिंदु हैं, उसमें सबसे पहला बिंदु है साथियों, इंपॉर्टेंट करके मार्क करके नोट करिए। सबसे पहला बिंदु जो हमारा कहता है वो कहता है तुलना का भाव प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में प्रायः अपादान कारक पाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में तुलना का भाव आ रहा है, दो पदों के, किसी एक संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के साथ यदि क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो ऐसे वाक्यों में क्या 100% अपादान कारक होता है, अपादान कारक पाया जाता है। ठीक है, बहुत सरल से एग्जांपल है, जैसे मैं मोहन से लंबा हूं। मैं मोहन से लंबा हूं। ठीक है ना, तो यहां क्या हुआ, देखिए एक पद हो गया मैं सर्वनाम पद, दूसरा पद संज्ञा हो गया मोहन पद। ठीक, और एक पद की दूसरे पद से यहां क्या, ये से जो पद है, ये किसके, तुलना के भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तुलना के भाव को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर कौन सा कारक आपका अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसका, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। डर को प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में प्रायः अपादान कारक पाया जाता है। अपादान कारक पाया जाता है। ठीक है, यानी सामान्यतः ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से क्या, डर या भय की भावना प्रदर्शित हो, ऐसे वाक्यों में भी प्रायः कौन सा अपादान कारक पाया जाता है। जैसे
गीता को अंधेरे से डर लगता है। गीता को अंधेरे से डर लगता है। जैसे बच्चों को कुत्तों से डर लगता है। बच्चों को कुत्तों से डर लगता है। तो डर का भाव या भय का भाव यदि किसी वाक्य में आपको प्रदर्शित हो जाता है तो ऐसे वाक्यों में प्रायः कौन सा? ऐसे वाक्यों में प्रायः अपादान कारक हो जाता है। अपादान कारक हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बिंदु आपके अपादान कारक से संबंधित थे जिन पे हमने चर्चा की चिन्ह के अतिरिक्त। ठीक, आगे के जो हमारे कारक बचे हैं, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक, उनकी चर्चा हम अपनी आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की जो चर्चा रही है वो आपके लिए सार्थक होगी। ठीक, आप उसका सुचारू रूप से अभ्यास करके इन कारकों पे, इस विषय पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी घर में स्वस्थ पूर्वक रहेंगे और ठीक से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद।